गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो की इस लेक्चर में हम अनुस्वार एवं अनुनासिक पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था जब हमने पढ़ी तो वहां पे हमने स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्णों को पढ़ा। स्वरों की संख्या कुल हमने कितनी बताई थी? 11 बताई थी, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह, अगर इन सब की गणना आप करते हैं, गिनती करते हैं, तो कुल आपको 13 स्वर मिलते हैं। लेकिन इसमें से अंग और अह जो है वो क्या है, स्वरों की संख्या में नहीं गिने जाते। इसीलिए स्वरों की संख्या हमने कितनी मानी है? कुल 11 मानी है। उसी में से अंग जो है, ठीक, उसको हमने क्या कहा? अनुस्वार कहा। ठीक। और अनुनासिक जो है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अह को विसर्ग कहा गया है। आपने जब संस्कृत पढ़ी होगी तो संस्कृत में मुख्य रूप से या कुछ तत्सम शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, जैसे प्रायः, ठीक, अंतः, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखिए कि तह के बाद आप क्या करते हैं? दो साइड में दो बिंदी लगा देते हैं, उसी को विसर्ग कहा जाता है। यहाँ पे अनुस्वार को देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक जो है दोनों नासिक के ध्वनि है, यानी इसको बोलने में हमारे मुख और नासिका दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक, मुख से बोली गई ध्वनि, ठीक है, जब मुख से ध्वनि निकलती है, ठीक, और नासिका को भी छूती हुई, ठीक, आगे बढ़ती है, उसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। अनुस्वार लिखने का तरीका क्या है? अनुस्वार लिखने का तरीका है शिरोरेखा के ठीक ऊपर जब हम बिंदी लगा देते हैं। देखिए, शिरोरेखा क्या होता है? हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया पंकज, ठीक है, तो पंकज शब्द जो है ये हो गई इसकी शिरोरेखा, ठीक, जो कि देवनागरी लिपि की पहली शर्त है लिखने की, कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसके ऊपर एक रेखा खींची जाती है। शीर्ष के ऊपर जो रेखा, उसी को शिरोरेखा कही गई है। ठीक, शिरोरेखा के जस्ट ऊपर, ठीक, पंख पे है तो आप देखिए इसकी खड़ी पाई के साथ जो बिंदी हमने लगा दी, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसका निशान आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, अनुस्वार कहते हैं इसको। लिखा है अनुस्वार, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, अब अनुस्वार को देखा जाए तो अनुस्वार के नियम कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम आता है बेटा इसमें पंचमाक्षर का नियम। ठीक है, पंचमाक्षर के नियम। ठीक है, जब भी पंचमाक्षर की बात की जाती है तो क्या होता है, हमने जब पंचमाक्षर को जान लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन किसको कहा गया? क वर्ग को, च वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग को और प वर्ग को। ठीक है, इसके अलावा यर अलावा भी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को जरूर स्पर्श करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें पंचमाक्षर क्या होता है। जैसे स्पर्श व्यंजन में हम लिखें क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, फिर है च, छ, ज, झ, य, ठीक, फिर है ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, थोड़ा सुंदर नहीं बना, द, ध, न, ठीक, प, फ, ब, भ और म। ठीक, देखिए ये सारे वर्ग हो गए। क वर्ग इसको कहा जाता है क वर्ग। ठीक, क वर्ग यानी क इसका मॉनिटर है और इसकी क्लास के ये सारे बच्चे हैं, एक तरह से मान सकते हैं। इसको कहा जाता है च वर्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि च इसका मॉनिटर है, ठीक,
और ये सारे इसके क्लास के हैं। फिर आता है ट वर्ग, ठीक, फिर आता है त वर्ग, त वर्ग, और फिर आता है आपका प वर्ग, ठीक। ये सारे वर्ग हैं, एक बार जान लीजिए इसको। तो इनके पंचमाक्षर, यदि हम सारे को देखें, सारे वर्गों को देखें, तो इसमें 5-5 अक्षर हैं, ठीक। पांचवा अक्षर, यदि क का पांचवा अक्षर देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 अंग है, ठीक। च का अगर पांचवा अक्षर देखा जाए तो य है, ट का पांचवा अक्षर देखा जाए तो अणा है, त का पांचवा अक्षर देखा जाए तो न है, ठीक है, और प का पांचवा अक्षर म है, ठीक। तो अब पंचमाक्षर के नियम में होता क्या है, यदि कोई भी अक्षर ये है, ठीक है, क ख ग घ, अगर इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी इस बिंदी का प्रयोग होता है, तो उसका उच्चारण अंग की तरह होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लिखते हैं हम गंगा, ठीक है, गंगा। अब गंगा जब बोलते हैं आप, तो गंग पे कौन सा साउंड आ रहा है, अंग का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो पंचमाक्षर का नियम सिद्ध हो गया यहाँ पे। च वर्ग में है य, य का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे होता है, न की तरह होता है, ठीक। आपने संस्कृत में देखा होगा बेटा कि जब चंचल लिखा जाता है तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक, चंचल लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ये पुराना रूप है, ये संस्कृत में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में अभी हमने क्या किया, हमने इसको बिंदी के रूप में ही रखा, ठीक है, बिंदी के ही रूप में रखा, लेकिन इसको हम न की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। इसका साउंड यहां भी है, इसको भी चंचल ही पढ़ेंगे, इसको भी चंचल पढ़ेंगे। भाषा को और अधिक आसान बनाने के लिए इन अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि य लिखने का तरीका सबका अलग हो सकता है ना, और सबका समझने का भी तरीका हो सकता है। तो हो सकता है कि आप सही लिखें और हम गलत समझ लें, या हम सही लिखें आप गलत समझ लें। इसलिए इस झंझट को हटा करके सीधे क्या कर दिया गया, बिंदी लगा दी गई, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ट वर्ग में देखिए तो अण का साउंड, ये भी न की तरह होता है। आपने देखा होगा अगर ठंडा लिखा होगा तो पहले इस तरह से लिखा जाता था, ठंडा, ठीक है, लेकिन आज क्या है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन साउंड कैसा, न जैसा ही आ रहा है, अण का न जैसा ही आ रहा है, ठीक। तथा द न की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें न का साउंड आता है ना। तो अगर कहेंगे, ठीक, दम्भ, ठीक है, ठीक, यहां पे अगर हम कह दे कोई सा भी एक शब्द लिख सकते हैं तो से, जिसपे उपसर्ग जिसपे अनुस्वार लग सकता है, ठीक है, तंजौर, है ना, अगर हम लिखें तंजौर, ठीक, एक शहर का नाम है, ठीक, तंजौर, तो यहाँ पे न का साउंड आया ना, न है ना, प फ ब भ म, अगर प वर्ग का कोई अक्षर है तो उसका साउंड, उसके अनुस्वार का साउंड कैसा आएगा, म की तरह आएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे, बंधन, ठीक है, ठीक, नहीं, क्या हो सकता है, कोई अक्षर जल्दी से मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग तब तक याद करिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई, पंचमाक्षर के नियम, यानी कि अनुस्वार को अंगा की तरह पढ़ा जाएगा, य की तरह पढ़ा जाएगा, अण की तरह पढ़ा जाएगा, न की तरह या म की तरह, ये डिपेंड करेगा कि वो किस अक्षर पे लगा है, इस वर्ग के कौन से अक्षर पे लगा है, उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। क्लियर है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसपे आप बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपको लिखना हो पुण्य, ठीक है, पुण्य, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप सोचोगे कि मैंने तो यहाँ पे लगा ही दिया है ना, अनुस्वार, लेकिन ये गलत माना जाएगा। इसका मानक रूप आज भी यही है, पुण्य, ठीक है। अन्य लिखना हो आप, अन्य, ये सब इनकरेक्ट है, ठीक है, आप इसको अभी भी आधा न ही लिखेंगे, ठीक है। शून्य लिखना हो तो
शून्य लिखना हो तो यही तरीका आप अपनाएंगे। ठीक है, यहां पे आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते मेरे से कि मैम कैसे, कई बार क्या होता है कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में ही बिंदी ही लिखी जाती है, तो उस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि अनुस्वार है या अनुनासिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुस्वार जो है, ठीक है, अनुस्वार जो है हमेशा अ, ठीक है, अ स्वर के साथ लगता है। ठीक है, अनुस्वार हमेशा अ स्वर के साथ ही लगता है। अब देखिए, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको, जितने भी उदाहरण आपको लिखे, वो सब जो थे अ साउंड वाले थे। ठीक, आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर की कोई ना कोई मात्रा अवश्य होती है। कहने का भाव कि बिना स्वर के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पे ये बताया है कि हमेशा अ स्वर के साथ ही, है ना, जैसे हमने लिखा पंकज, ठीक, फिर लिखा जंगल, ठीक, मंगल, ठीक, गंध, ठीक, कुछ भी लिखा, आप देखिए पंकज हो, जंगल हो, या मंगल हो, ये गंध हो। ठीक, प पे कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा स्वर है, अ का स्वर है। ठीक, ज पे कौन सा साउंड है, यहां भी अ स्वर है। म पे कौन सा स्वर है, अ है। ठीक, ग पे कौन सा स्वर है, अ है। ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको जानने के बाद ही जब हम अनुनासिक पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, जो भी समझ में नहीं आया बेटा, एक तो ये बहुत ही मुश्किल होता है वन वे पढ़ाना यूट्यूब के, है ना। मुझे आदत है हमेशा मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हों और उनसे बात करके उनके डाउट्स लेते हुए पढ़ाने में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे वन वे में पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कितना आपको समझा पा रही हूँ, कितना आप समझ पा रहे हैं। लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में पक्का आप लिख करके बताइएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई। जो नहीं समझ में आया प्लीज बेटा बताइए, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको बताना, आपको सिखाना, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूबर बनना है और मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मन करे अच्छा लगे तो लाइक करो, अदरवाइज नो नीड। ओके, बस ये है कि जो चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब आते हैं, दूसरा है हमारा अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक पढ़ते हैं। ठीक, अनुनासिक, ठीक, जब भी अनुनासिक की बात होती है, अनुनासिक जब भी हम बात करते हैं तो क्या है, इसमें जो ध्वनि है वो मुख और नासिका दोनों से निकलती है। ठीक है, उसमें भी निकल रही थी, लेकिन उसमें नासिका का रोल थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर का है, मुख और नासिका दोनों से ही ध्वनि निकलेगी। अच्छा, एक अंतर और है कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो आवाज तीखी निकलती है। ठीक है, और जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो आवाज थोड़ी हमारी सॉफ्ट निकलती है, थोड़ी मधुर निकलती है। ठीक है, देखिए बचपन से आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। माँ, आंख, कांच, ऐसे शब्द आपने पहले नहीं लिखे क्या, लिखे हैं, है ना। लेकिन आज उसको हम अनुनासिक एक नाम देकर पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे बड़ा सा हवा क्या चलाया, है ना, कुछ हवा नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मुख से और नासिका दोनों ही जगह से क्या वायु निकलती है और तब इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, इसका जो है निशान कैसे बनाया जाता है, तो शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा अब आप समझ गए हैं। ठीक, शिरोरेखा के ऊपर, ऊपर, ठीक, देखिए ऐसे शिरोरेखा हो गई, इसके ऊपर ऐसे चांद और बिंदु, चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ठीक है, वो लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए शब्द लिख लिया हमने माँ,
ठीक, आंख, ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कांच, है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक, अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन ये होती है कि जब वो चंद्रबिंदी देखते हैं तब तो वो उसको अनुनासिक मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिंदी लगी होती है लेकिन उसके बाद भी अनुनासिक होता है। ठीक है, उसको कैसे समझेंगे? देखिए, अगर आपके घर में कोई काम हो रहा है, ठीक है, कुछ मजदूर आए हैं जो आपके घर में काम कर रहे हैं, है ना, आपके पास 11 टोकरियां रखी है, ठीक है, उसमें से क्या किया आपने, 5-6 लोग पहले से ही टोकरी लेकर खड़े हैं, है ना, और कुछ और टोकरियां नीचे रखी हैं, तो आप जो बाकी की टोकरियां हैं वो किसके सिर पर रखेंगे? जिसका सिर खाली है उसके सिर पे, या जिसके सिर पे ऑलरेडी टोकरी रखी है उसके सिर पे? जाहिर सी बात है, जिसका सिर खाली होगा उसी के सिर पे टोकरी रखेंगे ना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक, एक अक्षर ले लेते हैं हम क। ठीक, क हमने अक्षर ले लिया, अब पहला अक्षर हमने लिख दिया अ की मात्रा के साथ। ठीक, क, फिर आ गया का, आ की मात्रा है, ठीक, की, है ना, छोटी ई की मात्रा, ठीक, कु, है ना, की, ठीक, बड़ी ई की मात्रा, फिर है कु, ठीक, छोटा ऊ की मात्रा, और फिर है कु यानी बड़े ऊ की मात्रा। ओके, उसके बाद है आपका री, ठीक, के यानी ए की मात्रा, यही सीक्वेंस है शायद, ठीक है, फिर है कई यानी ऐ की मात्रा, ठीक है, को यानी ओ की मात्रा, ठीक है, कौ यानी कि औ की मात्रा। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। आप बताइए, इसका सिर खाली है, इसका सिर खाली है, इस पे मात्रा लगी है, इस पे मात्रा लगी है, इसका सिर खाली है और इसका सिर खाली है। सिर खाली होने से मतलब क्या है, इनके सिर के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, अ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, आ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, उ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, और ऊ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक, इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं, री के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अक्षर आप देख रहे हैं, है ना, तो सबके सिर पर क्या है, कोई ना कोई मात्रा लगी हुई है। अब आपने अब तक जितना भी आप पढ़े हैं, आप बताइए कभी आपने यहाँ पे चंद्रबिंदी देखी है क्या? नहीं देखी है। यहाँ पे देखी है क्या? बिल्कुल नहीं देखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह अभाव के कारण, कह लीजिए जगह अभाव के कारण, जब हम ठीक हंस लिखते हैं, जैसे अ मात्रा से लिखते हैं, हम एक शब्द लिखते हैं हंस, ठीक, इसमें अ है, अ स्वर है, ठीक, यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु लगाया, फिर आ का है आंख, ठीक है, आंख में भी ऊपर कुछ नहीं है तो यहां पे भी हमने चंद्र बिंदु लगाया। ठीक है, ऊ है ना, तो क्या है, कुंवर, कुंवर शब्द हमने लिख दिया, इसके ऊपर भी हमने चंद्र बिंदु लगा दी। ठीक है, ऊ है, ठीक, या ऊ है तो ऊंट लिख दिया हमने, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा दी, है ना, लेकिन हम को के ऊपर, कौ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है। अगर हम वहां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बिल्कुल भी बेकार लगेगा और उसको मानक हिंदी में सत्य माना भी नहीं गया है। ठीक, मानक हिंदी में उसको सही नहीं माना गया है। तो ऐसी स्थिति में जगह को बचाने हेतु, ठीक है, जगह को बचाने हेतु लोगों ने क्या किया, जैसे नहीं, एक शब्द आता है नहीं, यहां बिंदी हो गई कहीं, ठीक, क्योंकि,
क्योंकि, ठीक है। ये सारे शब्दों में भी जो बिंदी है इसको हम क्या कहेंगे, अनुनासिक ही कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी भी ध्वनि नासिका से भी आ रही है, मुख और नासिका दोनों से आ रही है, परंतु जगह अभाव के कारण हमने यहाँ पर चंद्र बिंदी ना लगा करके बिंदी लगाया है, ठीक है। अब चलिए, एक कंफ्यूजन यहाँ पे एक आती है, ठीक है, जिसको मैंने पहले ही बताया है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। आप देखिए, बच्चे बोलते हैं कि मैम यहां भी बिंदी है, अनुस्वार में भी बिंदी है, पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो अगर किसी इंटेलिजेंट बच्चे को याद होगा तो मैंने जब अनुस्वार पढ़ाया था वहीं पे मैंने बताया था कि अनुस्वार हमेशा अ स्वर के साथ होगा, ठीक है। अनुस्वार जो है हमेशा, जैसे हम लोगों ने लिया था पंकज या पंख, है ना, पंथ, ठीक। तो देखिए इन सब में क्या है, अ है, अ स्वर है, स्वरों को पकड़ना है आपको, ठीक है, अ स्वर है। लेकिन जब अनुनासिक की बात आती है तो अ स्वर पे क्या होता है, चंद्र बिंदी लगती है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक, अ के अलावा किसी पे भी अगर बिंदी है तो वो किसी भी मात्रा पे यदि बिंदी है तो वो आंख बंद करके आप उसको अनुनासिक ही मानेंगे, चाहे वो कहीं पे लगा हो, ठीक, नहीं पे लगा हो, में पे लगा हो, आप बोल के देखेंगे आपको खुद उत्तर मिल जाएगा, कहीं, नहीं, में, ठीक है, क्योंकि, ठीक। ऐसे शब्दों में जब ये बिंदी लगती है तो आप ये मान के चलिए जिसमें भी कोई भी मात्रा है अ के अलावा, ठीक, तो उसको आप क्या मानेंगे, अनुनासिक ही मानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, ठीक। अनुस्वार का उच्चारण थोड़ा तेजी से होता है, अनुनासिक का उच्चारण थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक। अनुस्वार का निशान जो है वो सिर्फ बिंदी है, अनुनासिक का निशान जो है वो चंद्र बिंदी है। लेकिन कोई मात्रा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा यदि लगी है उस स्थिति में अनुनासिक को चंद्र बिंदी ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, बिंदी ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको माना जाएगा क्या, अनुनासिक ही माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। प्लीज जब अगर ना समझ में आए हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए बता भी देंगे कि मैम समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस महामारी में सबसे जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। और पढ़ाई के लिए घर में बैठे अगर आपको वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, है ना, तो हम टीचर्स भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत की रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, है ना। घर वालों को परेशान मत करिए, ना खुद परेशान होइए, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।